दोस्तों नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत। दोस्तों अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में साझा करें। दोस्तों उपचुनाव को लेकर के आपके भी कोई सुझाव हैं, उपचुनाव को लेकर के आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट के माध्यम से आप हम तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करने वाले देश के जितने भी तमाम छोटे बोले क्षेत्रीय दल थे उन सबको मिलाकर के कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन बना था जिसे हम इंडिया गठबंधन के नाम से जानते हैं। और इस गठबंधन ने जो अलग अलग दलों से बना हुआ था इसका प्रभाव भी 24 के चुनाव में देखने को मिला। जो भाजपा 14 और 19 में स्पष्ट बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गई थी उस भाजपा को स्पष्ट बहुमत के आंकड़े से नीचे कांग्रेस पार्टी ने रोका था। तो उस समय जब परिणाम लोकसभा चुनाव के निकल करके आए थे तो देश भर में ये चर्चा होने लग गई कि अब आगे जितने भी विधानसभा के चुनाव होंगे या फिर कोई भी उपचुनाव होगा, इस गठबंधन को कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ में आगे बढ़ाया तो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से कड़ी टक्कर दी जा सकती है। और कुछ राज्यों में संभव भी हुआ। दोस्तों हरियाणा के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी इंडिया गठबंधन के कई सहयोगी विशेष करके आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी उन्हें अपने साथ रख पाने में कामयाब नहीं हुई थी। और जब परिणाम निकल करके सामने आए तो उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी को कई सीटों पर नुकसान हुआ। यही चर्चा अब राजस्थान के इन उपचुनाव में हो रही है क्योंकि राजस्थान में अमूमन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में रहा है। यहाँ कभी भी तीसरा दल उस ताकत के साथ में नहीं उभरा जिस ताकत के साथ में राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में क्षेत्रीय दल उभरे हैं। फिर भी कोशिशें की गई हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की ओर से और राजकुमार रौत की बीएपी की ओर से। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही इन छोटे दलों से कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया और दोनों ही दलों को एक एक लोकसभा सीट दी और दोनों ही दलों के जो प्रमुख थे वो इन सीटों पर जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद में ऐसा लग रहा था कि राजस्थान के अगले आने वाले सभी चुनाव में शायद ये गठबंधन इसी ताकत के साथ भाजपा का मुकाबला करे। लेकिन अब जब उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन तारीखों के ऐलान से पहले भी जो आरएलपी के सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद है वो कई बार मीडिया के सामने आए और गठबंधन को लेकर के अपनी जो स्थिति थी वो स्पष्ट की। हनुमान बेनीवाल का मानना है कि उनका जो गठबंधन है कांग्रेस पार्टी के साथ में वो लोकसभा चुनाव को लेकर के वो केंद्र की राजनीति को लेकर के हैं। राजस्थान के संदर्भ में गठबंधन को लेकर के कभी हमारी कांग्रेस के साथ में चर्चा नहीं हुई और यही बीएपी के राजकुमार रौत का मानना है। तो दोस्तों इन उपचुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी आरएलपी और बीएपी के साथ में गठबंधन करके चुनाव मैदान में नहीं जाती है तो फिर कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना आसान नहीं होगा क्योंकि अमूमन ये ट्रेंड रहता है कि जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के पक्ष में उनके नतीजे जाते रहे हैं। तो दोस्तों अगर आज हम फ्यूचर की बात करें क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले एक बार कह चुके हैं कि कोई भी पार्टी का प्रमुख चाहेगा, कोई भी राजनीतिक पार्टी चाहेगी कि उसका विस्तार राज्य के अन्य क्षेत्र में हो। तो हनुमान बेनीवाल भी चाहेंगे अगर गठबंधन कांग्रेस पार्टी उनसे करना चाहे तो हनुमान बेनीवाल शायद खींवसर तक सीमित ना रहे क्योंकि खींवसर सीट तो सब मान करके चल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल का अपना गढ़ है। भले ही 23 के परिणाम उस तरह के नहीं रहे जिस तरह के बेनीवाल चाहते थे लेकिन फिर भी 2008 के बाद में हनुमान बेनीवाल को कोई भी बड़ा दल इस सीट पर घेर पाने में कामयाब नहीं हुआ है। तो अब जब एक दो दिन में सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी उसके बाद में गठबंधन को लेकर के भी तस्वीरें साफ हो जाएगी। भाजपा भी इस इंतजार में बैठी है कि आरएलपी, बीएपी और कांग्रेस इन उपचुनाव को लेकर के क्या कदम उठाती है क्योंकि अगर इन तीनों के बीच में गठबंधन हो जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वैसे भी जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें से 23 में केवल एक सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी, वो सलूम्बर वाली थी। वैसे दोस्तों राजनीति में जो संभावनाएं होती हैं वो आखिरी स्तर तक जीवित रहती है। तो इस गठबंधन को लेकर भी कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शायद गठबंधन की जो संभावनाएं हैं वो आखिरी स्तर तक चले क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा भी पिछले दिनों कह चुके हैं कि गठबंधन को लेकर के जो भी बात होगी वो हाईकमान के स्तर पर होगी। गठबंधन को लेकर के जब चर्चा हो ही रही है तो हम हनुमान बेनीवाल के बयानों को भी याद कर लेते हैं। जो कांग्रेस पीसीसी के जो चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा उनको लेकर के हनुमान बेनीवाल कई बार व्यंग्य कस चुके हैं। कभी कहते हैं कि वो नाचने वाले नेता हैं, कभी कहते हैं गमछे वाले नेता हैं।
लेकिन जब इन्हीं बयानों के बारे में गोविंद सिंह डोटासरा से पूछा गया तो गोविंद सिंह डोटासरा का स्पष्ट कहना था कि वो हमारे नेता हैं, हमारे गठबंधन के नेता हैं, हमारे सहयोगी हैं, हमारे भाई हैं, हमें दिक्कत नहीं है, फिर आपको क्या दिक्कत है। ये जो गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया है, क्या ये हनुमान बेनीवाल की ताकत का पैमाना है? क्या हनुमान बेनीवाल की ताकत राजस्थान के इन 7 विधानसभा सीटों पर इस कदर फैल चुकी है कि कांग्रेस के नेता चाहकर भी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बयान देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी भली भांति मालूम है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में अपने पैर पसार रहे हैं, हनुमान बेनीवाल में वो काबिलियत है जो राजस्थान के और विशेष करके नागौर के लोगों को, नागौर के युवाओं को, नागौर के आम नागरिकों को जिस तरह से हनुमान बेनीवाल अपनी ओर खींच पाने की काबिलियत रखते हैं, इस प्रकार की काबिलियत राजनीति में बहुत कम नेताओं के पास में होती। दोस्तों, हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के साथ में भी गठबंधन कर चुके हैं, तो हनुमान बेनीवाल गठबंधन बीजेपी के साथ में भी कर चुके हैं। हनुमान बेनीवाल से जब पूछा जाता है कि क्या हनुमान बेनीवाल अपनी सुविधाओं की राजनीति करते हैं, तो हनुमान बेनीवाल का जवाब है कि अगर मैं सुविधा की राजनीति करता तो मैं जब पहली बार 2008 में विधायक बना था तो उस समय भी राजस्थान के बड़े मंत्रालय का मंत्री बन सकता था। यहाँ तक कि मैं 2019 में जब मोदी के साथ में था तो मोदी कैबिनेट में भी शामिल होने के अवसर मेरे सामने थे, लेकिन मैंने किसानों की बात की, मैंने जवानों की बात की, मैंने अधिकारों की बात की, इसलिए मैं हमेशा इन सत्ता के खिलाफ लड़ता रहा। और ये बात जब हनुमान बेनीवाल लोगों के सामने करते हैं तो लोग अपने आप हनुमान बेनीवाल के सामने आकर्षित हो जाते हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सामने इन चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती जो होगी वो ये होगी कि पिछले 10-11 महीनों से जिन वादों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी कि उनकी बिजली की दरें कम कर दी जाएगी, किसानों को 8 घंटे बिजली मिलेगी, युवाओं को 1 लाख के करीब हम हर साल नौकरियां देंगे, पेपर लीक जैसे अहम मुद्दे पर समाधान निकाल करके लाएंगे, भ्रष्टाचार के बड़े मगरमच्छों तक पहुंचेंगे, क्या उन सभी वादों पर भारतीय जनता पार्टी खरी उतर पाई है? इसकी परीक्षा इन उपचुनावों में सामने आ जाएगी। इन उपचुनाव के नतीजे बता देंगे कि राजस्थान के लोग भारतीय जनता पार्टी की इस डबल इंजन की सरकार से कितने खुश है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस भाजपा की सरकार पर आरोप लगाती रही है कि ये पर्ची की सरकार है, इन नेताओं के भजनलाल शर्मा के बस की बात नहीं है कि राजस्थान की सरकार को चलाई जाए। कांग्रेस के लोग कई बार आरोप लगा चुके हैं कि भाजपा की सरकार के मंत्रियों तक को मालूम नहीं होता है कि क्या काम होने वाले हैं, वो अपनी इच्छा से तबादले तक नहीं करवा सकते हैं। इस प्रकार के कांग्रेस लगातार इन पर आरोप लगाती रही है। कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर के भी भाजपा पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस पेपर लीक को लेकर भी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि आखिर भाजपा की सरकार ने वो कौन से बड़े मगरमच्छ ढूंढ करके भ्रष्टाचार के सामने रखे जिसके दावे भाजपा सरकार में आने से पहले कर रही थी। तो दोस्तों, स्थितियां 2 तरफ की होगी। अगर आरएलपी, बीएपी और कांग्रेस के साथ में लोकसभा चुनाव की तर्ज पर गठबंधन हो जाता है, फिर इन उपचुनाव की जो स्थितियां होगी वो पूरी तरह से अलग होगी। अगर गठबंधन नहीं होता है, सभी दल अपने अपने दम पर चुनाव मैदान में जाते हैं, फिर स्थिति और ज्यादा मजेदार हो जाएगी और ज्यादा रोमांचक हो जाएगी। और जो प्रमुख सीटें हैं, चाहे चौरस की बात करें, सलूम्बर की बात कर ले या फिर खियोसर की बात कर ले, यहाँ के जो चुनाव हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से किस तरह से हनुमान बेनीवाल मुकाबला कर पाते हैं, किस तरह से कांग्रेस पार्टी मुकाबला कर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर हम उम्मीदवारों की बात करें खियोसर को लेकर के, तो खियोसर आरएलपी की ओर से जो कयास लगाए जा रहे हैं कि पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल आरएलपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, उनके ज्यादा चांस हैं कि हनुमान बेनीवाल एक बार पुनः उन्हें टिकट दे करके खियोसर भेजे। और दूसरे जिस नाम की चर्चा चल रही है वो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल है। इन दोनों में से ही कहते हैं कि आरएलपी अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन किसे बनाएगी ये 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अगर बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 नामों का जो पैनल है वो हाईकमान को भेज दिया गया है, जिसमें रेवंत राम डांगा का नाम है, जिसने 2023 में चुनाव लड़ा। ज्योति मिर्धा का नाम है, जिन्होंने 2024 और 2019 का लोकसभा चुनाव हनुमान बेनीवाल के सामने लड़ा। और तीसरा जो नाम है वो संगठन के बड़े नेता, संगठन में लंबे समय से सक्रिय हापूराम चौधरी का है,
लोग कहते हैं कि संगठन की अगर चली, आरएसएस की चली, तो इस बार टिकट शायद हापूराम चौधरी को मिल जाए। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि 23 में हनुमान बेनीवाल को कड़ी टक्कर देने वाले रेवंत राम डांगा इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। ज्योति मिर्धा के नाम की भी चर्चा है, लेकिन ज्योति मिर्धा एक बड़े कद की नेता है, भाजपा की उपाध्यक्ष हैं और भाजपा नहीं चाहती है कि ज्योति मिर्धा को खींवसर तक सीमित रखा जाए। तो देखने वाली बात होगी भाजपा किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात उस संदर्भ में होगी जब आरएलपी से गठबंधन नहीं होगा। तो यह हरेंद्र मिर्धा के जो बेटे हैं, नागौर के विधायक हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। दोस्तों, जो भी स्थिति होगी आपके सामने लाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।